हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन, और जो मानव में जनन का जो आज का चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों, पिछला वीडियो अंड जनन की क्रिया से संबंधित था, ठीक है ना। वह भी महत्वपूर्ण था और आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए या रेखा चित्रीय निरूपण समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और छोटे प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका एक एक बिंदु आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि शुक्राणु जनन है क्या, ठीक है ना। तो वृषण के अंदर, मानव के वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनकी जनन स्तर की, ठीक है ना, उनकी जो जनन स्तर की कोशिकाएं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसकी परिभाषा लिखी हुई है, तो बस आपको समझ लेना है और याद भी करना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा करता है वो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो इसलिए दोनों तरीके से आपको तैयार करना है, तो इसकी परिभाषा भी और इसका पूरा वर्णन भी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि पिछली वीडियो यदि आपने देखा है, अंड जनन की जो प्रक्रिया है उसको यदि आपने समझा है, तो ये समझ लीजिए कि उससे मिलता जुलता आज का वीडियो है। आज का जो चैप्टर है, आज का जो बिंदु है, पिछले बिंदु से मिलता जुलता है। तो 2 बातें होंगी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, तो दोनों को कंपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर भी पूछता है, दोनों में डिफरेंस भी पूछता है। तो बस एक एक बिंदु पर आपको अंतर समझते जाना है। पहले तो इसका पूरा धारा प्रवाह से यानी रेखा चित्र इसका समझ लेते हैं कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया की परिभाषा हमने जान ही लिया है, बस अब इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है मानव के वृषण के अंतर्गत से, तो ठीक है ना। तो मानव का जो वृषण होता है उसके अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जैसा कि हमने वृषण की संरचना में समझा था कि इस तरह जो कक्ष होते हैं उनके अंदर अंदर ऐसे जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उन शुक्र जनन नलिकाओं की जो जनन स्तर होती है, ठीक है ना, जनन स्तर, उस जनन स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वह समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसके प्रारंभ में, इसकी शुरुआत कब होती है? यौवना आरंभ से, यानी लगभग किशोरावस्था से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। शुक्र जनन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 3 चरणों में। जिस तरह से हमने देखा था अंडाणु जनन की जो क्रिया है 3 चरणों में पूरा होती है, इसी प्रकार से जो शुक्राणु जनन की क्रिया है यह भी 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? गुणन प्रावस्था, यानी गुणन अवस्था आप कह सकते हो, ये गुणन। फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है वृद्धि, और तीसरे नंबर पर आ जाती है बात काहे की? परिपक्वन की, ठीक है ना, परिपक्वन, जिसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं। 3 चरण इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वृषण के अंदर की जनन स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या निर्माण करती हैं? शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये सभी क्या है? ये शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है किस क्रिया के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। इनकी संख्या काफ़ी तादाद मात्रा में बढ़ती है, और यह जो इनकी संख्या का बढ़ना है ये क्या कहलाएगा? पहला स्टेप होता है, यानी गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है कि जो वृषण के अंदर
जनन नलिका है, उस जनन नलिका की जो जनन स्तर जो होती है, उसकी जो कोशिकाएं हैं बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं, यानी शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यह पहला चरण होता है जिसको हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे चरण की बात करें, दूसरा स्टेप कहाँ होता है? अब होता क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं अर्थात शुक्रजन कोशिकाएं, वो खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं, अवशोषण करती हैं और अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना। अभी बढ़ी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, बढ़ी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है ना। प्राथमिक जो है तो शुक्र कोशिका कहेंगे इसको। ठीक, ये पहली वाली है। तो होता कैसे होता है? जब चूंकि जो स्पर्मेटोगोनिया है, यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करके या अवशोषण करके और अपने आकार में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और इस चरण को हम क्या कहेंगे? वृद्धि प्रावस्था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में बड़ी हो रही है। ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा? विभाजन शुरू होगा, और वो भी कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। शुरुआत में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा विभाजन होता है? वो होता है समसूत्री। लेकिन जैसे ही मैचुरेशन की अवस्था आती है, परिपक्वन, तो वहाँ कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन यदि हम पढ़ चुके हैं तो आपको हमको पता होना चाहिए कि यह 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है। तो देखिए, अब ये जो वृद्धि प्रावस्था के द्वारा बनी हुई प्राथमिक शुक्र कोशिका जो होती है, इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? अगुणित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? अगुणित हो जाती हैं। जबकि प्राथमिक शुक्र कोशिका कैसी थी? 2n वाली थी। और जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया थी, ये भी कैसी थी? 2n थी। यानी गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर यदि हम देखें मनुष्य के आधार पर, तो यहाँ 46, यहाँ भी 46 ही थी। परंतु अब अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में ही, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही 2 कोशिकाएं जो बन रही हैं, ये कैसी हो जाती हैं? अगुणित हो जाती हैं। अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है ना। तो 2 कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती हैं, और यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो जाता है। अब इन जो कोशिकाएं, जो 2 कोशिकाएं बनी, इनका नाम क्या है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? द्वितीय स्टार्ट होगा। अब जो अगला विभाजन इन दोनों कोशिकाओं में होगा, तो इन दोनों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होने के कारण ये प्रत्येक कोशिका 2-2 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। ठीक है ना। इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? शुक्राणु प्रसू, ठीक है ना, या स्पर्मेटिड कहेंगे। ये कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? स्पर्मेटिड कहलाएंगी। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय यहाँ पे पूर्ण होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होते होते एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक जो स्पर्मेटोसाइट होती है, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं, 1 से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि 4 जो स्पर्मेटिड हैं, ये चारों क्या होंगे? इनमें कायांतरण की क्रिया होगी, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। यहाँ पर ये सभी क्या हो गई? अपने आकार में बदलाव करती हैं। ये अभी गोलाकार हैं और फिर धीरे धीरे शुक्राणु के स्वरूप में आती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट से, यानी स्पर्मेटिड से, स्पर्म का निर्माण हो जाता है। 4 स्पर्मेटिड है तो 4 स्पर्म का, यानी शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा? तो अब आपको अभी आपने देखा है
तो ये समझ में आ गई होगी बात कि एक जो शुक्र कोशिका होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका होती है, उससे 4 स्पर्म यानी 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक? तो इस प्रकार से जब एक प्राथमिक शुक्र कोशिका 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे वीर्य में लगभग करोड़ों शुक्राणु होते हैं। तो इस प्रकार से कई जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं होती हैं, वह विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का लगातार क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ठीक है ना? अब ये तो बात हो गई काहे की, ये जो इसका रेखा चित्री निरूपण काहे का? शुक्राणु जनन का। और मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब थोड़ा-सा और आगे की ओर बढ़ें और इसमें देखते हैं कि और क्या विशेष चीज़ें होती हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक की कटिंग हम यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं और यहाँ चूँकि इसमें से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, कुछ हार्मोन्स की बात की जाती है, तो थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि शुक्र जनन प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी यौवनारंभ से होने लगती है और इस दौरान गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन है? गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? GnRH। क्या कहेंगे? GnRH, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना? ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये अधश्चेतक यानी जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन होता है। कौन? GnRH। कहाँ से निकलेगा ये? अधश्चेतक, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलता है और यह जैसे ही निकलेगा, ठीक है ना, तो यह क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। क्या करेगा ये? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। ठीक है ना? और जब ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा तो 2 हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है ना? पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलेंगे। एक हार्मोन कौन है? गोनैडोट्रोपिन होगा। ठीक है ना? गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको कहते हैं GTH। ठीक है? गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको पीत पिंडकर या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर गोनैडोट्रोपिन हार्मोन के अंतर्गत क्या? पीत पिंडकर या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है ना? और दूसरा कौन सा होगा? पुटकोदीपक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, यानी FSH। ये हार्मोन्स इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। ठीक है ना? और ये दोनों प्रकार के हार्मोन्स मादाओं में भी स्त्रावित होते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इनके स्त्राव के कारण क्या होता है? तो LH जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है, ठीक है ना, LH, जिसको हम क्या कहेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो गोनैडोट्रोपिन के अंतर्गत आता है, तो इसको ये क्या करता है? ये वास्तव में लीडिंग कोशिकाओं पर काम करता है। याद होगा आपको कि वृषण की संरचना में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं, उन पर ये कार्य करता है और ठीक है ना, पुंजनों के संश्लेषण और स्त्रावण को दीपित करता है। ठीक है ना? किस पर? पुंजन, यानी जिसको क्या कहते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? ये आपको पता ही है कि लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है ये। तो लीडिंग कोशिकाओं पे ये काम करेगा और एंड्रोजन हार्मोन्स के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है ना? इसके बदले में क्या होता है? पुंजन जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। शुक्राणु जनन को कौन उद्दीपित करता है? जो पुंजन हार्मोन होता है वो करता है। इसी प्रकार से FSH जो होता है, FSH फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, ये सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है। किस पर काम करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर काम करेगा और कुछ घटकों के स्त्राव को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया को में सहायता करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स हैं जो प्रमुख रूप से
जो क्या करते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। GnRH से शुरुआत होती है, ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये पीयूष ग्रंथि को स्त्रावित करेगा, प्रेरित करेगा, और फिर पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत ल्यूटिनाइजिंग ALH होता है, ठीक है, ये, और दूसरा FSH निकलेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग काम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। यहाँ बगल में एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को भी देख सकते हैं आप कि देखिए, अब ये जो है इसमें सर्टोली कोशिकाएं, देखिए ये बीच बीच में क्या है, सर्टोली कोशिकाएं। हमने जब वृषण की संरचना बताया था तो उसमें बताया था कि कुछ लंबी लंबी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। तो जैसे ही शुक्राणु जनन की क्रिया पूर्ण होती है, ध्यान रखना है, जैसे शुक्राणु बन जाते हैं तो इनका जो शीर्ष होता है यह सर्टोली कोशिकाओं में धंस जाता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं किन कोशिकाओं में धंसते हैं, तो सर्टोली कोशिकाओं में ये धंस जाते हैं। क्यों धंस जाते हैं? क्योंकि यहीं से इनको क्या मिलना है, पोषण मिलना है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इस फिगर में देखिए ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, ठीक है ना, शुक्राणुजन कोशिकाएं कहेंगे। फिर ये इनको दूसरा स्टेप, फिर इसके बाद लास्ट में क्या बन रहा है, यहाँ पे शुक्राणु बन रहे हैं, और फिर ये कहाँ धंस रहे हैं, ये सर्टोली कोशिकाओं में धंस रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने मुख्य रूप से शुक्राणु जनन की परिभाषा, शुक्राणु जनन की जो का रेखा चित्री निरूपण क्या है, आरेखी इसकी विधि क्या है, और इसके पश्चात इससे संबंधित जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोनों की भी चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार करिए। बस अंतिम में हम आपसे फिर से वही कहेंगे कि आप वीडियो को देखने के पश्चात एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।